बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एंड इन शॉर्ट इट्स नोन एज एनपीवी। अच्छा, बहुत इजी सा टॉपिक है, मतलब ऐसे कोई न्यू चीज नहीं है आप लोगों के लिए। ये सब कुछ आप लोगों ने ना पहले ही पढ़ा हुआ है। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखता हूँ और आप लोगों ने ना जाके करनी है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों ने सोचना है कि आप इन्वेस्टमेंट कौन से प्रोजेक्ट में करेंगे, प्रोजेक्ट ए में करना चाहेंगे या प्रोजेक्ट बी में। सपोज दैट आप इन्वेस्टर हैं, आप लोगों के पास इनिशियली 100,000 रुपीज मौजूद हैं। 1 लाख रुपए आप लोगों के पास मौजूद हैं जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब देखो, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपका कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है? आउटफ्लो। आउटफ्लो है तो हम इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई वैल्यू आपके पास ब्रैकेट्स में आ जाए इस टॉपिक के अंदर तो इट मींस दैट वो आपका कैश आउटफ्लो है। और यहां पर भी आपके पास 1 लाख रुपया ही है जो कि आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है। जीरो टाइम ड्यूरेशन। इन्वेस्टमेंट हमेशा आज के दिन की जाएगी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पर, ऑलरेडी अपनी प्रेजेंट वैल्यू पर ये मौजूद है। आज के दिन आप लोग ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं। और प्रोजेक्ट ए वालों ने आपसे कहा कि उन्होंने आपको रिटर्न देने हैं अगले 5 साल तक 30,000 रुपीज ईच। हर साल के एंड पर आपको 30-30 हजार रुपये मिलता रहेगा। 1 लाख रुपए की आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो अगले 5 साल तक हर साल के एंड पर आप 30-30 हजार रुपये उनसे रिसीव करते रहें। सेकंड प्रोजेक्ट हमारे पास मौजूद था। सेकंड प्रोजेक्ट ने कहा कि ये भी हमें अगले 5 साल तक ही रिटर्न देंगे, लेकिन इनका जो रिटर्न होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000। इनके रिटर्न कुछ इस तरह से होंगे। अब आपने और हम लोग अगर कहें कि हमारे पास जो आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 10% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। अब कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? हाँ जी, बताएं, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? अब आप लोगों ने सबसे पहले पता है क्या चीज देखी? आपने हमने इन फ्लोज को ऐड किया और आपने कहा कि मैं 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो प्रोजेक्ट ए से मुझे टोटल कितनी अमाउंट मिल रही है? तो 30 × 5 = 150। और सेकंड वाले जब आपने देखे तो वहां पर भी 150 ही मिल रही है। फर्क किस चीज का है कि फर्स्ट वाला हमें कांस्टेंट इनफ्लोज दे रहा है, जबकि सेकंड वाला 20 से स्टार्ट कर रहा है और हर आने वाला इनफ्लो इसका 5,000 से ग्रेटर है। गॉट इट? और आप लोगों ने डिसाइड करना था। मसला ये हो गया कि प्रोजेक्ट बी के इनफ्लोज का टोटल भी 150 के इक्वल आ गया। सपोज अगर ये 145 होता या 160 होता तो आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि जिसके इनफ्लोज का टोटल ज्यादा है मुझे वहां पे जाके इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, तो आपका डिसीजन गलत था। कभी भी आप लोगों ने ये जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं ना, इस तरह से नहीं लिए जाते। फाइनेंशियल डिसीजन जब भी लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू लिए जाते हैं। इवन क्या ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर वैल्यू भी नहीं लिए जाते। ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टुडे 1 रुपी इज नॉट इक्वल टू टुमारोज 1 रुपी। तो ये जो आप लोगों को फ्यूचर में 40,000 रुपए एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर मिल रहा है ना, आज उसकी वर्थ 40,000 रुपए नहीं है। तो आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। आज के आपके 1 लाख रुपए फ्यूचर के 1.5 लाख के इक्वल नहीं हो सकते।
इनकी वैल्यूज में डिफरेंस होता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इनकी प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड करनी है। अब प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली अपने इनफ्लोज की भी फाइंड की जाती है और अपने आउटफ्लोज की भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की जाएंगी। और अपने इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू में से आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दो, तो जो रिजल्ट आता है वो कहलाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हो, तो उसके लिए आप लोग क्या कहते थे, प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस। तो आपको नहीं लगता कि जैसे टोटल रेवेन्यू आप लोगों के कैश इनफ्लोज है और कॉस्ट आप लोगों की कैश आउटफ्लो है, तो आपको नहीं लगता ऐसा है, और इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब सिर्फ फर्क पता है क्या है, कि यहां पर इक्वेशन बिल्कुल यही यूज हो रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या, कि प्रॉफिट को हम लोग यहां पे चेंज कर रहे हैं एनपीवी के साथ, नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहां पर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ही है, लेकिन इससे पहले जो थे जिस टाइम पर इनफ्लो थे आउटफ्लो भी उसी टाइम पर थे, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई इसी किस्म का इंटरेस्ट रेट मौजूद नहीं था, तो वहां पर हमें फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जहां पर आउटफ्लो तो हमारा आज के दिन हो रहा है, लेकिन इनफ्लो हमें आज नहीं मिल रहे, इनफ्लो हमें फ्यूचर्स में जाके मिल रहे हैं। तो हमने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये हमारे पास बन जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप दोनों प्रोजेक्ट्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया करोगे। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और आपको से कहा गया इनमें से आप किस में इन्वेस्ट करोगे, तो बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग है। तो आपका पहला काम क्या होगा, आप दोनों प्रोजेक्ट्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे। अब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना आपके लिए मसला नहीं है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना सीखा। चैप्टर नंबर 6 अगर आपके पास एन्युटी हो तब भी आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना सीखा। तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू के दोनों फार्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं, कि अगर कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न हो, कांस्टेंट अमाउंट आपको मिल रही हो इनफ्लोज के तौर पर, तो आप लोगों ने एन्युटी वाला फार्मूला अप्लाई कर लेना है। लेकिन अगर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स मिल रही हो, तो फिर आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला अप्लाई करना है। मतलब हर अमाउंट को जीरो पर लेकर आएंगे। तो अगर मैंने प्रोजेक्ट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो, तो इसके लिए मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए इज इक्वल टू, अब देखिए हमने क्या कहा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। अगर ये इनफ्लोज डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के होते, मैं हर अमाउंट पर अलग से फार्मूला अप्लाई करता। लेकिन क्योंकि ये सारे के सारे मेरे पास इक्वल अमाउंट के रेंटल्स, रेगुलर टाइम इंटरवल, एन्युटी का यही प्रॉपर्टी थी, तो एन्युटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इन 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो इन 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कैसे आ जाएगी, या आप लोगों के पास 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, और ये ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला है, तो इसने ऑलरेडी इनको आके जीरो पर छोड़ दिया। अब आपने इसमें से माइनस कर लेनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आपका आउटफ्लो कितना हुआ था, 100,000 का, और वो ऑलरेडी अपनी प्रेजेंट वैल्यू पर मौजूद है। इसके साथ किसी किस्म का कोई फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं, और इसको जाकर आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। जी, 13723,
ये आ जाएगी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए। अब इसको इस साथ नेट कवर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से माइनस कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आप लोगों ने पढ़ा था, अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ा था, ग्रॉस एंड नेट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट इन टोटल बट आफ्टर डिडक्शन वो नेट अमाउंट बन जाती है। तो आप लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो डिडक्ट करते हो तो हैं तो दोनों प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए इज 13723। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी कैलकुलेट करें। प्रोजेक्ट बी के अंदर आप एन्युटी का फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स नहीं है, एक जैसी अमाउंट्स नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला जाकर हम लोग यूज करेंगे। इसके लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वो हमारे पास आएगा एन पी वी ऑफ प्रोजेक्ट बी इज इक्वल टू। अब सबसे पहला काम हमारे पास होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। अब आपके इनफ्लोज फर्स्ट ईयर कैन से ही स्टार्ट हो चुके हैं और डिफरेंट अमाउंट्स के हैं, तो आपने हर किसी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है और हर अपने कैश इनफ्लो को जीरो पर लेकर आना है। अब सबसे पहला जो आप लोगों का कैश इनफ्लो था वो कितनी अमाउंट का है? 20,000। तो आप लोगों ने इस 20,000 को लेकर आना है जीरो पर इंटू 1 + 10% रेज टू पावर। अब ये फर्स्ट ईयर कैन पर था, सिर्फ एक साल वापसी आएगा और जीरो पर पहुंच जाएगा, रेज टू पावर -1 प्लस इससे अगला कैश का इनफ्लो 25,000 इंटू 1 + 10% रेज टू पावर -2। ये 2 साल के एंड पर था तो जीरो पर आएगा, तो 2 साल के लिए वापिस आ रहा है तो पावर -2। सेम विथ 30,000। हाँ जी। अब आप लोगों के ये जो कैश इनफ्लोज है ना, उनकी प्रेजेंट वैल्यू यहां तक आप लोगों को मिल चुकी है। इन तमाम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से एट द एंड आपने माइनस कर देना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो ऑलरेडी अपनी प्रेजेंट वैल्यू पर मौजूद है। तो सिंपली जाकर आपने कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू इसमें से माइनस कर दी और जैसे ही इसका रिजल्ट पूछा हमने अपने कैलकुलेटर से तो एनपीवी आपको क्या मिली? अब अगर एनपीवी पॉजिटिव है, एनपीवी इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो ये प्रॉफिट को शो करती है। आपको याद है मैंने प्रॉफिट को ही एनपीवी से रिप्लेस कर दिया था। तो अगर पॉजिटिव होगी तो प्रॉफिट को शो करेगी एंड इफ एनपीवी इज नेगेटिव तो ये लॉस को शो करेगी। तो मुझे दोनों प्रोजेक्ट से जो एनपीवी मिल रही है ना, दोनों से पॉजिटिव मिल रही है, मतलब दोनों में इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन मैं कहां पर इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा? जिसकी एनपीवी की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस पर मुझे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा, मैंने इन्वेस्टमेंट वहां करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा डिसीजन क्या होगा? कंक्लूजन क्या बनेगा? प्रोजेक्ट
A is accepted. Project A is accepted. All right. ये है हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि आपको दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बता दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप इसमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट साथ में दे दिया जाता है, आप इसमें से किस में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। तो आपने लेमैन अप्रोच नहीं अपनानी, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसीजन लेना है। तो उसके लिए जो आपके पास फर्स्ट मेथड है वो है विद द हेल्प ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप अपने उन दोनों प्रोजेक्ट्स की, या तीन हो तो तीनों प्रोजेक्ट्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें। जिस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा हो, आपने इन्वेस्टमेंट वहां पे जाके करनी है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। ऐसा भी हो सकता है आपके एमसीक्यूज में आपको एक ही प्रोजेक्ट दे दिया जाए और सिर्फ रिक्वायरमेंट हो फाइंड द एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैंने एक ही बात की तो आपने जाके टिक कर देना होगा 13723 पर। और अगर हम लोग बात करें सेम ऐसा डाटा गिवन है और आपसे कहा गया फाइंड द एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी, तो आप लोगों ने जाके टिक कर देना होगा 10124 पर। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम? चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने एक मशीनरी परचेज की, मतलब प्लांट एंड मशीनरी। हम लोगों ने एक मशीनरी परचेज की है और उस मशीनरी की वर्थ है हमारे पास 5 लाख रुपए। तो हमारा जो कैश आउटफ्लो हुआ होगा ना, वो 5 लाख रुपए का होगा। अब जैसे ही मैंने अलग अलग कॉलम बना दिया ना, तो अब चाहे मैं इसके साथ ब्रैकेट ना भी लगाऊं, अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया कि मेरा कैश आउटफ्लो है। अगर मैं ऊपर सिर्फ बताता ना कि कैश फ्लोज, तो नीचे बताना जरूरी हो गया था कि वो इनफ्लो है या आउटफ्लो है, तो उसके साथ ब्रैकेट लगाना जरूरी था। 5 लाख रुपए का मेरा कैश आउटफ्लो है और फिर मुझे इससे बेनिफिट्स मिलने हैं। प्लांट एंड मशीनरी से नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होने हैं, वो नंबर ऑफ यूनिट सेल करूंगा तो मुझे वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। अब क्या हुआ कि मुझे जो रेवेन्यू वगैरह जनरेट हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है। 100,000, 150,000, 180,000, 200,000 एंड 100,000। ये मुझे कैश इनफ्लोज हो रही है। लेकिन मेरा ये प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी को रन करने के लिए मेरे एक्सपेंसेस भी तो हो रहे होंगे। तो साथ साथ जो मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं पर मंथ के हिसाब से, वो 20,000, 30,000, 30,000, 10,000 एंड 40,000। ये मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं हर साल इन रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए। एंड एट द एंड ऑफ 5th ईयर मैंने ये मशीनरी डिस्पोज कर दी, तो उससे जो मुझे सेल प्रोसीड्स मिली, वो मिली 50,000 रुपए की। ये सेल प्रोसीड देखो, मशीनरी का परचेज करना कैश का आउटफ्लो, मशीनरी को सेल करना कैश का इनफ्लो होता है, इसलिए मैंने इनफ्लो में जाके इसको रिकॉर्ड कर दिया। आपने मुझे बताना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। फाइन एनपीवी। या आप मुझे ये बताएं कि क्या मुझे ये प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
इस किस्म का आपका डिसीजन मांगा जा सकता है। तो इसके लिए भी आप लोगों ने सेम वैसे ही सोचना है कि भाई आप लोगों के पास ये बेनिफिशियल है या नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट ही इसमें यूज हो रहा होता है। हाँ जी। अब आप इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बताएं। एनपीवी फाइंड करने का फार्मूला क्या है हमारे पास? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट। अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर करो ना, तो मेरे पास 6 इनफ्लोज हैं और सारे के सारे डिफरेंट अमाउंट के हैं, और मेरे पास 6 ही आउटफ्लोज हैं और वो भी सारे के सारे डिफरेंट अमाउंट्स के हैं। तो मतलब एन्युटी तो अप्लाई हो नहीं सकता किसी भी वैल्यू के ऊपर। तो मतलब अगर मैं इनको अलग अलग लेके चलता हूं, तो मुझे 12 टाइम्स डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करना है। 12 टाइम्स डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो बहुत हैवी सी इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको आउटफ्लोज और इनफ्लोज अलग अलग से गिवन हो और एक ही साल के अंदर इनफ्लोज को जनरेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ आउटफ्लो भी करना पड़े, तो आप अपने पास सबसे पहले नेट कैश फ्लोज फाइंड किया करें। नेट कैश फ्लोज। और नेट कैश फ्लोज कैसे आएंगे आप लोगों के पास? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। नेट कैश फ्लोज कैसे आएंगे आपके पास? कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लो। अब यहां पर स्टार्ट में देखें, तो जैसे ही आप करोगे ना, अब इनफ्लो नील है और आउटफ्लो इसमें से माइनस करेंगे, तो आपके पास नेगेटिव टर्म में आंसर आ जाएगा। द वैल्यू इज, फिर आप लोग देखो 100,000 में से 20,000 का आउटफ्लो है, तो बेसिकली आपका इनफ्लो कितनी अमाउंट का है? तो आप यहां पर 80,000 लिख लो। फिर नेक्स्ट देखो 150 का इनफ्लो है, लेकिन उसके लिए 30 का आपने आउटफ्लो किया, तो आपको बचत कितनी हुई? 120। सेम विद ईयर 3, 150। अब ये पॉजिटिव आंसर आते जा रहे हैं, तो मतलब ये सारे के सारे मेरे कैश इनफ्लोस हैं। 200 में से 10। हाँ जी। नेक्स्ट वन इज 60। लेकिन ये सेल प्रोसीड्स भी तो एट द एंड ऑफ 5th ईयर ही होंगे, ये भी कैश इनफ्लो है। तो आपने इन दोनों को आपस में मर्ज कर देना है। अब इनको अलग अलग करने की जरूरत नहीं। आपको जो टोटल इनफ्लो हो रहा है एट द एंड ऑफ 5th ईयर, वो 150 का, उसमें से 40 आपका आउटफ्लो है। तो नेट इनफ्लो कितना हो गया? अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया है। अब बेसिकली आपने सिर्फ इस अमाउंट की जाके नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। जल्दी से अब फाइंड कीजिए इसको। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें अब, और इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें। शाबाश। तमाम तर इनफ्लोज आउटफ्लोज डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स के हैं। तो अब आप लोगों ने इसको जाके सॉल्व करना था। 80,000 इंटू 1 + 10% रेज टू पावर प्लस 120,000 इंटू 1 + 10% रेज टू पावर -2 प्लस 150,000। अब ये आपके कैश इनफ्लोज खत्म हो गए यहाँ पर। अब आप लोगों ने जाकर इसमें से माइनस कर देना है
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज 500,000। तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें, आंसर तो जो आ रहा है देख लेता हूं, लेकिन अगर आप लोग गौर करें तो अच्छी खासी हैवी इक्वेशन बन जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आपके कैलकुलेटर की लिमिट्स को भी एक्सीड कर जाएगी ये, तो आंसर गलत आने के चांसेस होते हैं, और टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा होता है। तो जब भी आप नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठे, तो आप लोगों ने अमाउंट्स की राउंडिंग कर लेनी है, टोटल अमाउंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब जितने कॉमन जीरोस होना वो कैंसिल कर दो। मैं अगर आप चाहो तो इसको ऑल अमाउंट्स इन रुपीज 1000 कर दो। तो जैसे ही ऑल अमाउंट्स इन रुपीज 1000 करोगे तो ये तीनों जीरोस कैंसिल, तो इन 1000 ये अमाउंट बन जाएंगी। तो जब फार्मूलाज में लिख रहे बैठोगे तब भी आप लोगों ने 80, 120, 150, 190, 110 एंड 500 रिकॉर्ड करना है। तो आप लोग यहाँ पे खुद देखो कि 6 वैल्यूज थी जिनमें से 330 कैंसिल किए, तो 18 डिजिट्स अब आपको कम लिखने पड़ेंगे, तो आपके कैलकुलेटर में इजीली इसका आंसर भी आ जाएगा। अब जब कैलकुलेटर में पुट करेंगे ना, तो ये देखिए ये आंसर कुछ इवन के मैं अगर चाहता ना, मैं 4 जीरो इसके कैंसिल कर सकता था। 4 कॉमन जीरोस आ रहे थे, तो मैं 80 ना लिखता, मैं 8 लिख देता। मैं इसी तरह से 120 ना लिखता, मैं 12 लिख देता। मैं इसके 4 जीरो भी कैंसिल कर सकता था। चले 80 इंटू, अब जैसे ना 1 + 10%, तो भाई मैं इसको 1.1 लिख सकता हूँ, रेज टू पावर -1 प्लस 120 इंटू 1.1, 1 + 10% इज इक्वल टू 1.1 रेज टू पावर -2 प्लस 150 1.1 रेज टू पावर -3 प्लस 190 1.1 रेज टू पावर -4 प्लस 110 -5 माइनस, एंड द आंसर इज माइनस। माइनस में है तो मतलब नेगेटिव एनपीवी की वैल्यू। अब जी आंसर आ रहा है 17.328। अब आपके ऑप्शन में 17 पॉइंट नहीं होगा। अब मैंने 30 कैंसिल किए थे ना, तो आपने इस डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड 3 डिजिट के बाद जाके लगा देना है। मतलब जितने जीरो कैंसिल करें उतने जीरो के बाद जाके लगा दें, तो ये आंसर बन जाएगा 17328। ये 8 के बाद जितने जीरो कैंसिल करेंगे राइट हैंड साइड पर डेसिमल पॉइंट उतने डिजिट्स आगे चला जाएगा। तो ये टोटल अमाउंट आप लोगों के पास बन जाएगी, इसकी एनपीवी की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी इज इक्वल टू -17। आपको लॉस हो गया। इट मींस दैट आपको ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आपको ये मशीनरी परचेज नहीं करनी चाहिए। इवन के आप लोग अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो आप लोग ये सोचते हैं कि भाई 5 लाख की मशीनरी परचेज कर रहा हूं, टोटल जो मुझे इसमें से बेनिफिट हो रहा है वो तकरीबन कोई 650 का हो रहा है, तो भाई 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और आज आप मशीनरी परचेज करते हैं। लेकिन वो 1.5 लाख का प्रॉफिट नहीं है। अगले 5 सालों में जितनी इन्फ्लेशन हो जानी है, तो उस वजह से वो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं होना, आपको 17,328 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो आप लोगों को ये प्रोजेक्ट, अब देखिए दिखने में ये सुनहरे ख्वाब नजर आते हैं बड़े बेहतरीन से, लेकिन इन रियलिटी इनका जो ताबीर है ना, ये बड़ी भयानक होती है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा समझदारी के साथ डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसके लिए आपकी हेल्प करेगी एनपीवी की वैल्यू। गॉट इट? अच्छा, अब यहां पर तो ये था कि आपको इनफ्लोज आउटफ्लोज दे दिए गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिया गया, और आपसे कहा गया कि आप हमें इसकी एनपीवी की वैल्यू फाइंड करके दें। ऐसा भी हो सकता है जिस तरह आप सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने देखा, एन्युटी के क्वेश्चंस में आपने देखा, क्या वो आपको प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यूज बता देता है,
तो कभी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेता था, कभी आपसे टाइम पूछ लेता था, कभी एन्युटी में थे तो रेंटल्स की वैल्यू पूछ लेता है, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेता है। तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं आपसे एनपीवी ही पूछी जाए। ऐसा हो सकता है कि आपका एनपीवी बता दी जाए और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया जाए, वो एनपीवी पॉजिटिव भी बताइए। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों ने कॉस्ट बिहेवियर किया था, तो प्रॉफिट बता देते थे तो नंबर ऑफ यूनिट्स आप बताते थे, प्रॉफिट जीरो हो ब्रेक इवन पॉइंट आप लोग बता दिया करते थे। ऐसा था ना। यहां पर ऐसा ही है कि आपको एनपीवी की वैल्यू बता देगा, आपसे आउटफ्लो पूछ लेगा, तो माइनस जाकर एक्स कर देना आउटफ्लो। इसी तरह से आप लोगों के पास जाएगा और आपको एनपीवी बता देगा और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा कि इस एनपीवी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। सपोज हम लोग चलते हैं प्रोजेक्ट ए के पास वापसी, और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए 0 चाहिए तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। मैं कह रहा हूं प्रोजेक्ट ए, इसकी हम लोगों ने एनपीवी फाइंड की थी एट द रेट ऑफ 10%, 13723। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे एनपीवी इसकी 0 चाहिए। अब मैंने आपको एनपीवी बता दी है 0, तो मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो मतलब आप ये 10% नहीं अप्लाई होने वाला, प्रोजेक्ट का डाटा यही यूज करने आप लोगों ने, लेकिन सिर्फ क्या है मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग कर दिया। मुझे बताएं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रोजेक्ट ए की एनपीवी 0 होगी, जल्दी से कैलकुलेट करें। अब आप लोगों ने एनपीवी को 0 करके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना था, तो बहुत सिंपल सी बात थी। प्रोजेक्ट ए की अगर हम लोग बात करें, हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं फाइंड आर इफ एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए इज इक्वल टू 0। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने एनपीवी को जाके 0 पुट कर देना था, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आनी थी हमारे पास 30,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पे 10% नहीं लिखना था, वो तो फाइंड करना है हम लोगों ने, तो आपने लिखना था x% रेज टू पावर डिवाइडेड बाय ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इसमें से माइनस कर देनी थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, और वो आउटफ्लो हमारे पास जस्ट 100,000 है। अब जाकर ये आप अपने कैलकुलेटर को बता दो। अब अगर आप लोग खुद थोड़ा सा गौर करें, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख नहीं सकता था कि अगर एनपीवी इसकी 0 है, तो क्या हम लोग कह नहीं सकते कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इस इक्वेशन को यूं भी लिखा जा सकता था कि अगर एनपीवी की वैल्यू 0 है, तो एट दैट टाइम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। आप इस तरह से भी अपने कैलकुलेटर को बता दें, तो यहां से आपके पास जो रेट ऑफ रिटर्न आता है वो है ये आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर प्रोजेक्ट ए की एनपीवी 0 हो जाएगी। अब आप देखें कि अगर 10% था तो हमारे पास एनपीवी पॉजिटिव आ रही थी, और जब अगर ये 15.23% हो तो एनपीवी की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। ऑल क्लियर। अच्छा, फिर आप लोगों ने जाके कैलकुलेट किया रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी इज इक्वल टू 0, तो उसका आंसर आपके पास आना था कुछ इस तरह से। इसके लिए भी आप लोगों ने जैसे ही आपने देखा ना एनपीवी 0, देखिए 0 के अलावा अगर कुछ और होता तो हम लोग उसी मेथड से चलते हैं कि वो वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। 0 होने की वजह से हम इक्वल कर सकते हैं,
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे, अच्छा राउंडिंग ऑफ अमाउंट्स की कर सकते हैं। तो पहली कैश की इनफ्लो हमारे पास क्या आ रहा था 20, 20 इंटू 1 प्लस x% रेज टू पावर प्लस 25 इंटू 1 प्लस रेज टू पावर जी प्लस 1 प्लस x% रेज टू पावर -3 प्लस इंटू 1 प्लस x% रेज टू पावर प्लस इंटू x% रेज टू पावर -5 इज इक्वल टू 100। अमाउंट इन रुपये 1000 लिख रहे थे हम, तो इज इक्वल टू 100। यहां से जाकर जब आप लोगों ने ये x की वैल्यू फाइंड की तो आपके पास आंसर आ रहा है 4। ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट वेयर एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी इज इक्वल टू 0। किसी को कोई प्रॉब्लम? ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर एनपीवी की वैल्यू 0 हो, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एंड इन शॉर्ट इट्स नोन एज, और ये मैंने आपको आईआरआर वाला टॉपिक पढ़ा दिया है एनपीवी के साथ ही, हमारा आईआरआर कंप्लीट हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो जिस तरह आप लोगों ने कॉस्ट बिहेवियर में कहा था ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज 0, बिल्कुल उसी तरह से आईआरआर इज अ रेट ऑफ रिटर्न वेयर एनपीवी इज 0। गॉट इट? इसको एक तो हम लोगों ने जब भी आप लोगों के पास इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज किसी भी प्रोजेक्ट के गिवन हो और आप लोगों से कहे कि फाइंड आईआरआर, मींस दैट आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को इक्वल कर देना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। ऑफ कैश आउटफ्लो के अगर आपको इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज गिवन हो तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही करने, और ये इसका एक्यूरेट आंसर होता है। दूसरा, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग एक फार्मूला भी यूज करते हैं जो कि इक्वल टू है आईआरआर इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस फ्रैक्शन ऑन करेंगे एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट हायर रेट एनपीवी एट लोअर रेट into higher rate minus lower rate। अब ये फार्मूला उस टाइम पर अप्लाई होगा जब आपको दो डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पर एनपीवी की वैल्यू खुद ही बता देगा। मतलब वो आपको एग्जांपल के तौर पर कुछ इस तरह से बता सकता है कि एनपीवी इज इक्वल टू 100 at the rate of 10% and NPV is equal to -50 at the rate of 18%। Find IRR। जब इस किस्म की सिचुएशन आ जाए तो आप कभी भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो नहीं कर सकते। तब आप लोगों को जाके फार्मूला अप्लाई करना है।
अब फार्मूला हमारे पास क्या था IRR की कैलकुलेशंस के लिए? IRR इज इक्वल टू लोअर रेट। अब लेकिन दोनों में से लोअर रेट कौन सा है? तो आपने यहां पे लिख देना है 10 प्लस इस लोअर रेट पर एनपीवी की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय यही 100 इधर नेगेटिव फार्मूले वाला और खुद एनपीवी भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव 50 इनटू दोनों रेट्स के दरमियान डिफरेंस 18 माइनस 10 इज इक्वल टू नहीं नहीं नहीं, जिस जो न्यूमरेटर है ना वही डिनोमिनेटर आएगा पहले। एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, जो न्यूमरेटर होता है वही सबसे पहले डिनोमिनेटर आता है जी। अब इसको जरा कैलकुलेट करें, आंसर क्या आ रहा है? इज इक्वल टू 10 प्लस फ्रैक्शन ऑन करेंगे 100 डिवाइडेड बाय ये 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150 हो जाएगा इनटू 8 इज इक्वल टू 15.33%। ये है IRR ऑफ द प्रोजेक्ट। गॉट इट? इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।